चलिए शुभारंभ करते हैं हम लोग एडीओ का बैच का आज पहला क्लास। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसको पहले पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो बैच है उसमें अभी ग्रामीण विकास और आजीविका वाला सेक्शन अभी है, जो 4 से 6 बजे वाला जो टाइमिंग है इसमें पढ़ाऊंगा। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे कि पंचायती राज अधिनियम दिवाली के बाद चालू होगा शाम को 6 बजे, जिसको ज्वाइन करना रहेगा उसको कर सकते हैं। हिंदी हिंदी का एक अलग टाइमिंग रहेगा, जिसको उसे ज्वाइन करना होगा हिंदी, ठीक है, उसके लिए अलग से बैच, अलग अलग जिसको जिस जैसा चाहिए वैसे उस आधार पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, 2 से 4 क्वेश्चन इससे आना एकदम कंफर्म है। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको शॉर्टकट में यदि कहा जाए मनरेगा, मनरेगा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले ये योजना प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में आते हैं, ठीक है। तो देखिए योजना प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में जब आते हैं तो इसमें ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन वाले इसको बताएंगे दिखेगा कि नहीं दिखेगा उसको, ठीक है। देखिए 1991 में, ठीक है, 1991 में लिखना नहीं है, ये जानना, ये पेपर में कभी नहीं आएगा, ठीक है। 1991 में ये जो है मनरेगा है, ठीक है, इसको प्रारंभ करने की योजना, प्रारंभ करने का योजना लाया था, ठीक है। लेकिन उस समय इसे नहीं कर पाया, अब नहीं कर पाए, ठीक है, 1991 में, इस साल वो हमारे काम का है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसे जान गए, ठीक है। क्लियर समझ गए इसको। अब इसके बाद क्या हुआ 2005 में, तो ये जो 2005 का जो समय है इसको हमें याद रखना है। तो 2005 में कौन कौन से समय, तो देखिए ध्यान से सुनना, एक है 25 अगस्त, 25 अगस्त 2005, और दूसरा डेट याद रखिएगा 7 सितंबर 2005। कौन सा डेट, 7 सितंबर, 7 सितंबर 2005, इधर तो लिख चुका हूं दो। अब ये कैसे क्या हुआ, तो देखिए 25 अगस्त 2005 को, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये संसद में पारित हुआ। क्लियर, इतना समझिए। तो क्वेश्चन यदि कभी पूछा कि संसद में पारित कब हुआ, ऐसा अगर कभी प्रश्न में आता है, तो संसद में पारित हुआ है 25 अगस्त 2005 को, ठीक है। गूगल सर्च मारोगे तो कहीं कहीं पे 23 अगस्त भी दे दिया रहता है, ठीक है, लेकिन 25 और 23 यदि दोनों डाटा रहेगा तो आपको 25 को लगाना है। अगर 25 ऑप्शन में नहीं है तब उस कंडीशन में 23 लगा सकते हो, ठीक है, समझ, क्योंकि आजकल गूगल का जमाना है, कहीं से भी कोई भी निकाल देता है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा 25 अगस्त 2005 को संसद में ये पारित हुआ, और उस समय प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन, ठीक है, समझिए मैम। अब उसके बाद आते हैं 7 सितंबर 2005 को, क्या, तो 7 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित, मतलब एक तरह से ये जो है पहले एक योजना था, ठीक है, वह सीधा अब अधिनियम बन गया। क्लियर समझिए बात, देखो मतलब एक तरह से कहा जाए, जैसे कि देखिए इसका जो नाम था शुरुआत में, पहले समझिएगा, शुरुआत में थोड़ा सा फ्लो आने में टाइम लगता है, ये था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। महात्मा गांधी शुरुआत में नाम नहीं था। तो महात्मा गांधी कब एड हुआ अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ समझिएगा, जब 25 अगस्त, ध्यान से सुनना, 25 अगस्त 2005 को जब पारित हुआ, उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसी रोजगार गारंटी योजना को अधिनियम कब बना दिया, अधिनियम बताइए,
ये जो आपका 7 सितंबर को ये अधिनियम बन गया, अर्थात एक तरह से कहा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, समझ गए बात? तो इसी को याद रखना, इसी का देखो चूंकि ये 2005 में हुआ, तो इसी कारण इसको पढ़ते क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। कैसे पढ़ते हैं इधर देख लीजिए, यहां पे दिया हुआ है, देखिएगा यहां पे देखिए, यहां पे पूरा नाम दिया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस तरह से ऐसे दिया है ना, ये महात्मा गांधी तो अभी है, लेकिन जिस समय शुरुआत हुआ था उस समय महात्मा गांधी नाम नहीं था। तो उस समय क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। क्लियर, इतना समझ के बाद? तो चलिए इधर देखिए लाइन से वहीं से आते हैं हम लोग। देखो पहले हमने कहा कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रारंभ करने की योजना लाया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, तो इस कारण उसके बारे में नहीं पढ़ते। क्लियर। अब आते हैं 2005 में क्या हुआ। 25 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, ठीक है, अगर कभी पूछ दिया कि नरेगा जो है उसके एक तरह से जन्मदाता कौन है, ठीक है, ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो वो डॉक्टर प्रधान अपना मनमोहन सिंह जी, ठीक है, समझ गए। तो ये 25 अगस्त को क्या हुआ, संसद में ये पारित हुआ, और ये अधिनियम कब बना, 7 सितंबर 2005 को। क्लियर हो गया। अर्थात इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि अधिनियम कब बना, 7 सितंबर 2005 को, या इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ 7 सितंबर 2005 को। क्लियर, समझिए बात, इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए कि इतना डेट याद हो गया। चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं सीधा नाम कब जोड़ा है उस चीजों को, ठीक है, तो वो है 2 अक्टूबर 2009 को। पहले क्या, जब इस समय जब प्रारंभ हुआ तो इस समय इसको नरेगा कहते थे। क्या कहते थे, नरेगा, ठीक है, क्या कहा जाता था, नरेगा कहा जाता था। लेकिन 2 अक्टूबर कब, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 से यहां पे महात्मा गांधी जुड़ गया और इसका नाम हो गया मनरेगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 से क्या नाम जुड़ गया, महात्मा गांधी नाम जुड़ गया, फिर इसका नाम क्या हो गया बताइए, मनरेगा हो गया। इतना समझिए, पहले नरेगा था, अब क्या हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म अगर कहा जाए, वो एक नरेगा जो है इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश के पहला पहला लेटर है, उसको बनाया गया था। जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कहलाता है आपका नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। महात्मा गांधी में मां को बस सामने डालना है तो महात्मा गांधी डाल दीजिए, मनरेगा। ठीक है, समझिए बस, नरेगा और मनरेगा। क्लियर इतना? तो देखो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, एक बार फिर से देखिएगा। 2005 में आते हैं, 25 अगस्त 2005 को क्या पारित किया गया था संसद में, प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब उसके बाद आते हैं 7 सितंबर 2005 को क्या हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, अधिनियम बन गया। तो पहले ये योजना था जो अधिनियम बन गया। अधिनियम शुरुआत में नाम क्या था उसका, नरेगा बोल सकते हो शॉर्टकट में, नहीं तो अगर उसी को कहा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो याद रखना ये अधिनियम 2005 है ना। क्लियर। अब उसके बाद महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया, 2 अक्टूबर 2009 से, 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। क्लियर, इतना समझिए बात। चलिए अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पे जब आओगे तो एक क्वेश्चन यहां पे ध्यान से याद रखिएगा। कैसे, सुनो, एक है आपका 2006 में, 2007 और 2008, और ये 2009। पहले कहानी को समझ जाइए, और यहां पे हम लोग पढ़े थे 2005। तो अभी आपने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़े हैं वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी, आप जो पढ़े 2005 के बारे में एक शब्द पढ़े अभी, 25 अगस्त 2005, 7 सितंबर 2005 पढ़ लिए। वही 2009 के बारे में आपने पढ़ा क्या, 2 अक्टूबर 2009, दो शब्द याद हो गया।
अब हमें याद रखना है 2006, 7 और 8 में क्या हुआ। ठीक है, 2006 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से इसका डेट भी याद रख लेना, 2 फरवरी 2006। क्या याद रखना है, 2 फरवरी 2006। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 फरवरी 2006 को ये कहा जाए, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये प्रारंभ हुआ। और उस समय जितने जो पिछड़े हुए जो जिले थे, 200, कितने जिले, 200 पिछड़े हुए जिले को इसमें शामिल किया गया। और छत्तीसगढ़ के जो है 11 जिले को यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 से कहां से शुरुआत हुआ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। ठीक है, तो देखिए 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के, ध्यान से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से चालू हुआ, ये प्रारंभ हुआ। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ हुआ। पूरे भारत में कितने जिले को शामिल किया गया, 200 जिले को, पूरे भारत के 200 जिले को उस समय शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे बताइए, 11 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल किए गए। इतना क्लियर समझ गए। एक बार फिर से 2006 में क्या, तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, इसे लागू कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 को इसे लागू कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुआ। इस समय पूरे भारत के 200 जिले जो पिछड़े हुए जिले थे, 200 जिले को शामिल किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले, 11 जिले को शामिल किया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन, इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। अभी इसको फिर से बताऊंगा ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, कुछ चीजें को रटा रहा हूं, फिर धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य रखोगे ना तब पूरा अच्छे से होता है। चलो अब इधर देखिए, यहाँ पे आप जब देखोगे, ध्यान से सुनिएगा, कि ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 याद रखना, धारा 4 का प्रयोग करते हुए इसके अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ, मतलब भारत वाला कहानी मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन हमारा पेपर में ज्यादातर इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। और इसमें जब देखोगे, ये देखो, प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के 11 जिले। ठीक है, अब हमारा काम है कि ये छत्तीसगढ़ के जो 11 जिले हैं इसको रटना, कि भाई ये छत्तीसगढ़ के 11 जिले कौन कौन सा है। तो देखो, पहले दिमाग को लगा जोर देना। क्या जोर देना, देखो एकदम कॉमन सेंस है ना। जब भी तुक्का लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं, 2006 से पहले जितने जिले बना होगा वही जिले हैं। ठीक है, समझ गए बात, उसी जिले में से कोई 11 होगा, उसी जिले में से कोई 11 जिला होगा। अब बताइए, आप लोग को पता है क्या कि छत्तीसगढ़ जिस समय राज्य निर्माण हुआ, कॉमन सेंस है ना, ये आप तैयारी कर चुके होंगे सभी, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन में भी है वो। छत्तीसगढ़ जिस समय निर्माण हुआ 2000 में, 1 नवंबर 2000 को, कितने जिले थे, कितने जिले थे, 16 जिले। आपको याद है, याद है 16 जिले, कंफर्म कि कम ज्यादा था, देखो मान के चलो मेरे को याद ही नहीं, सही है। अब उसी 16 जिले में से ही कोई होगा, एक कॉमन सेंस लगाना है, अर्थात जो बाद में नया जिले बना है वो जिले नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब उसमें से, उस जिलों में से कौन सा है उसको देखते हैं। तो इसके लिए एकदम आसान सा तरीका है। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा ऐसे मैप बनाइएगा यहाँ पे। अच्छा, उधर बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम पेज ले लेते हैं अपना। तो देखिए, एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप यहाँ पे बनाइएगा सभी।
और मैप पे ही इसको रटना। रीजन, मैप पे अगर याद किए रहोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हमें कितने जिले याद रखना है 2006 में? 11 जिले हमें याद रखना है 2006 में। अब ये ध्यान से याद रखना कि जिस समय छत्तीसगढ़ बना 2000 में, ठीक है, अब 2007 में ही तो नया जिला बना था, उसके पहले तो वही पुराना जिला है। तो पुराने जिले में से ही तो कोई होगा। तो देख लेते हैं कि पुराने जिले में से कौन सा है। तो इसको याद करने के लिए हमेशा आप ना इस तरह से 5 खंड में बांट दीजिएगा। और 5 खंड में बांटने के बाद जब याद करोगे तो 5 खंड बोले तो संभाग वाइज बांट देते हैं। तो संभाग वाइज याद करने के लिए जब याद करोगे एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो उस समय के आधार पे जब देखोगे, ठीक है, उस समय के जब आधार पे जब देखेंगे तो उसमें एकदम आसान सा चीज हो जाता है। कैसे? इधर देखिए, ये लास्ट का एक जिला और इधर का एक जिला और ये बीच का एक जिला, 3 जिला ऐसे ही याद हो गया आपका। कौन कौन सा जिला उस समय का ना, मैं अभी का जिला नहीं बोल रहा हूं, उस समय के हिसाब से देखोगे तो ये लास्ट का कौन सा जिला है बताइए? कोरिया। उधर वाला लास्ट कौन सा है बताइए? जसपुर। क्लियर? समझिए बात, समझ गए ना? और बीच का क्या है? सरगुजा। क्लियर? अब से यही जब ऊपर की बात हो गया, नीचे का याद कर लो। देखो, हमारा उद्देश्य 11 चीज को रटना, क्योंकि पेपर में वही आए। तो जब देखोगे आप 2006 के समय, तो 6 के समय तो कोई नया जिला बना नहीं था। बना था क्या? तो उस समय जो जिला बना था उसमें कौन कौन सा जिला है? तो उस समय जब देखोगे आप 2006 के समय, एक जिला ये था, ठीक है, तो वही एक जिला ये था, तो एक जिला यहाँ पे था। मतलब ये कांकेर, दंतेवाड़ा और ये बस्तर। कितना याद हो गया? 6 याद हो गया। कोई कठिन है क्या? नहीं, एकदम सिंपल तरीके से। अब बचा कितना? कितना बच गया? 5 बच गया। तो अब हमें 5 याद करना है कि कौन कौन सा है, ऐसे बोल के। ठीक है, तो इसमें एकदम सिंपल सा तरीका है, देखिए। अब यहाँ पे बस याद है, ये ऊपर का 3 नीचे का 3 याद हो गया ना? याद हो गया ना? तो देखिए, ये जो रवि है, रवि, ये र और ये बी, ठीक है, कवर्धा से राजनांदगांव होते हुए धमतरी गया। कवर्धा राजनांदगांव होते हुए धमतरी गया, बस ये ऐसे याद कर दो। एक बार देखिए, रायगढ़, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी, 11 जिला आपका याद हो गया। आंख बंद करके आप बिल्कुल उच्चारण कर लीजिए, ये 11 जिला आपका रटा गया। ठीक है, चाहो तो देख सकते हो। चलो, एक बार ऑनलाइन वाले भी म्यूट करके बोलिएगा ये 11 जिला कौन कौन सा है। ठीक है, ऊपर का 3 बताइए। कोरिया, सरगुजा, जसपुर। नीचे का 3, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर। अब उसके बाद ऐसे सर्कल बना के 5 बता दीजिए। रायगढ़, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी। क्लियर? इतना समझ? देखो, आपको इसी तरह से रचना है ना। देखो, अपना काम ये नहीं कि बस आए और थोड़ा सा जो लिखा है उसको बोल बोल के चल दिए, नहीं। जो रटाने का चीज है उसको आप रटोगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझिए बात। तो चलिए देखिए, अभी आपका ये याद हो गया इतना कि 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के 11 जिले को शामिल किया गया। अब ये 11 जिला कौन कौन सा है, याद हो गया? कंप्लीट। अब इसके बाद देखिएगा सभी, जब द्वितीय चरण होगा, ठीक है, देखो, अगर इसी में मैं ऐड करूं तो प्रथम चरण में अगर कहा जाए इंडिया का 200 जिले को शामिल किया गया। कितने जिले को शामिल किया गया? 200 जिले को शामिल किया गया, 200 जिले को। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चालू किया गया था, इतना लिख सकते हो। अब इसके बाद जब देखोगे आप कि द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से, कब से? 1 अप्रैल 2007 से चालू हुआ। तो इस समय पूरे अगर देश की बात कहा जाए तो 130 जिले को शामिल किया था। पूरे देश में कितने? 130 जिले को शामिल किया गया था। और इसमें से छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जब देखोगे तो जो बच गया है,
अब बचा क्या? रायपुर, ठीक है, महासमुंद, कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा और जांजगीर चांपा, इतना समझिए ना। चलो अब इधर देखिए एक बार फिर से, देखिए रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और ये महासमुंद। देखो पहले चरण वाला आप याद करोगे ना, देखो सुनो एकदम फुल होके ना, पहले चरण वाला जब याद करोगे ना, ठीक है, पहले चरण में कितना था? 11 था। और राज्य जिस समय बना कितने था? 16 था। 16 था, 11 में से कितना कम हो गया 16 होने के लिए? 5। तो देखो उस 5 में से 4 यहाँ पे है और बच गया एक, ये दुर्ग। ठीक है, समझिए ये दुर्ग में कब? 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, ठीक है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में, दुर्ग जिले से प्रारंभ हुआ और उस समय जितने जिले बना या बाद में जितने जिले बना, सभी इसी तिथि से सभी जिले में योजना। और वैसे ही अगर भारत में देखा जाए 593 जिलों में ऐसा लिखा है। अभी जिलों की संख्या अधिक हो चुका है, ठीक है, लेकिन उस समय जब लागू हुआ था तो 593 जिले की संख्या था, उतने जिलों में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2008 से। और उसी के साथ कंप्लीट पूरे भारत में, कंप्लीट पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 3 चरण में हुआ था। 2006 का पहला चरण, 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007 का द्वितीय चरण, 1 अप्रैल 2008 का तृतीय चरण। ठीक है, 2008 से तो इस तरह से पूरे लागू हो गया। तो देखिए हम क्या पढ़े अभी कि ये जो नरेगा है, नरेगा से मनरेगा कैसे बना, देखिए ध्यान से सुनना। ये था नरेगा से, मतलब पहले ये नरेगा था, नरेगा से मनरेगा कैसे बना ये जान गए, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट में ये क्या पढ़े, ये 2005 की जो चीजें हैं, 2005 की जो चीजें हैं इसको हम लोग पढ़ लिए। अब उसके बाद 2006 वाला पूरा कहानी याद हो गया, हुआ ना, होगा तब आगे बढ़ूंगा ना, ठीक है। अब इसके बाद 2007 में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2007 को द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण में जो है भारत के 130 जिले को शामिल किया गया, वही छत्तीसगढ़ के 4 जिले को शामिल किया गया। और ये छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन सा था? एक रायपुर और महासमुंद, ठीक है, रायपुर और महासमुंद, जांजगीर चांपा, यहाँ पे जब आओगे जांजगीर चांपा और कोरबा। और वही 1 अप्रैल 2008 से तृतीय चरण जो चालू हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ और समस्त जिलों में लागू हो गया। पूरे भारत में अगर देखा जाए 593 जिला में चालू लागू हो गया था, योजना प्रभावशील हो गया था। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया, समझ गए ना? ठीक है, जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाइए फिर आगे बढ़ता हूँ। आप बिना देख के भी बना सकते हो, तब तक कोई और लाइव आए होंगे उसको ऐड कर देता हूं। चलिए आगे बढ़े। ये छोटा सा था, इसको घर में जाके भी लिख सकते हो, जहां पे बड़ा चीज और पीडीएफ भी मिल जाएगा इसको। चलिए अब इसके बाद देखिए ये प्रारंभ कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है। अब इसके बारे में आते हैं कि ये जो मनरेगा जो योजना है ये किन के लिए है? एक क्वेश्चन। और दूसरा कि मनरेगा जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? क्योंकि पिछले बार जब का क्वेश्चन जब देखोगे, एनालिसिस करोगे पिछले ईयर का 2017 वाला जो हुआ था उसमें,
कूट पद्धति से जब देता है, एक सही है, दो सही है, तो उस कंडीशन में विशेषताएं और उद्देश्य ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन जो दिया है उसके बारे में समझते हैं कि मनरेगा जो योजना है इसमें क्या बोला गया। तो मनरेगा योजना में याद रखना, पहले तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ये याद रख। ग्रामीण क्षेत्र मतलब यहां पे शहरी क्षेत्र नहीं बोला। मनरेगा जो क्षेत्र है देश के, अब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं ना, अभी तक सिर्फ मैंने रटाया कि मनरेगा प्रारंभ कैसे हुआ और मनरेगा से नरेगा, सॉरी नरेगा से मनरेगा कैसे हुआ। क्लियर? और उसका इंग्लिश का फुल फॉर्म भी याद रख लेना। क्लियर? चल अब देखिए, ये देश के एक क्वेश्चन यहां पे बन गया कि ये देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के लिए, और ये जो एक्ट के तहत 100 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है, आजीविका प्रदान करने के लिए है। और इसको जो है अधिनियमित कब किया गया, मतलब एक तरह से राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया, अगर पूछता है 7 सितंबर 2005 को, जिसके धारा 4 के तहत पूरे ये देश में लागू हुआ। याद रखना, धारा 4 के तहत आजकल कोई भरोसा नहीं क्या दे दे, तो जब गवर्नमेंट डाटा से पढ़ने एक एक शब्द को पढ़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, इसी कारण मैं पहले से अंडरलाइन कर चुका हूं ना। ठीक है, क्या चीज वहां काम का है, इन चीजों को। ठीक है, तो देखिए धारा 4 के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। पूरे देश में अगर कहा जाए तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से कुल 200 जिले उस समय प्रारंभ हुए, छत्तीसगढ़ के 11 जिले प्रारंभ हुए, छत्तीसगढ़ के 11 जिले हम रट लिए हैं। द्वितीय चरण हुआ 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल 2007 से छत्तीसगढ़ के 4 जिले हम रट लिए। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से दुर्ग जिला से प्रारंभ हुआ और संपूर्ण जिले में लागू हो गया। अगर पूरे देश की बात करें 593 जिला उस समय था, 593 जिला में उस समय लागू हो गया। अभी जिलों की संख्या बढ़ चुका है। ठीक है, तो अभी का कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, बट फिर भी नेट में सर्च करके लिख सकते हैं कि अभी कितने जिले हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम अगर कहा जाए जो पढ़ रहे थे उसमें यहां तक का जो है, चलिए यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, कर चुके, याद भी हो गया आपको। अब उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य में देखिए, पहला एक एक शब्द को रटना है ना। देखो अभी एडीओ का वैकेंसी कब आएगा ये अभी फिक्स नहीं है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। तो जब पर्याप्त समय है तो एक एक शब्द को रटते हुए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है ही नहीं, छत्तीसगढ़ मात्र सिलेबस बड़ा है, बाकी ये तो सब सिलेबस बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए उद्देश्य में क्या बोला है। ये उद्देश्य में ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को, ध्यान से सुनना, ये ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को अभी जस्ट बोला, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में याद रखना, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराना। देखो कुशल और अकुशल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके अंदर कुछ स्किल है, उस स्किल से संबंधित जो काम है वह है कुशल, और कोई स्किल नहीं है वह है अकुशल। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैंने रोजगार बनने के लिए मैं गया मनरेगा के तहत, अब मुझे आता है पढ़ाना, मैं बोलूंगा मेरे को पढ़ाना आता है, वही दो काम नहीं मिलने वाला। कैसे मिलेगा? अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो याद रखना, पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या चीजें, एक एक शब्द को याद रखना। एक बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का? 100 दिन का। ठीक है, अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करता है। मतलब इधर देखिए इसमें क्या बोला है, कोई ऐसे काम देगा, अकुशल रहेगा, लेकिन उस काम से हम लोग जो काम करेंगे उससे स्थायी परिसंपत्ति कुछ सृजित होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई तालाब का गहरीकरण किया या तालाब की खुदाई किया, तो वो एक तरह से पंचायत का वो परिसंपत्ति है।
वो तालाब से उनका बाद में आय सृजित हो सकता है। ठीक है, समझ गए? अगर कोई स्कूल भवन बन रहा है उसमें हमें मनरेगा में काम लगा दे, तो स्कूल भी क्या है, एक परिसंपत्ति है पंचायत का, सरकार का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और कराने की ये गारंटी देता है ये योजना। और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना इसका उद्देश्य भी है। मतलब ऐसा नहीं कि मनरेगा के तहत मैं काम यदि मांगू मुझे काम मिलेगा तो कोई फालतू काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पे कोई ऐसे काम देगा, ठीक है, कुछ ऐसे काम करेगा जिससे स्थायी परिसंपत्ति सृजित हो। अब स्थायी परिसंपत्ति को समझने के लिए मैंने बता दिया, जैसे तालाब हो गया, कोई भवन निर्माण हो गया सरकार का, तो उसमें आपको या नहर का खुदाई हो गया, ऐसे कुछ भी चीजें हैं जिसमें मुझे काम देगा, वो उससे सरकार का स्थायी परिसंपत्ति सृजित हो। इतना समझ गए? तो एक तरह से ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये पहला पॉइंट कंप्लीट। चलो, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट पे क्या बोला है कि ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को, ठीक है, वयस्क सदस्य मतलब जो 18 वर्ष से पूर्ण हो चुका हो, ठीक है, तो ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, मतलब किसी को जबरन नहीं दे सकते, जो अकुशल श्रमिक श्रम करने को तैयार है, उनके आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बना कि कितने दिन के भीतर रोजगार? 15 दिन के भीतर, 15 दिवस के भीतर रोजगार। मतलब जैसे कि अगर मुझे रोजगार चाहिए, मैं गांव में गया, मुझे रोजगार चाहिए, ठीक है, तो मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगा रोजगार के लिए। तो एप्लीकेशन जब भी आवेदन किया, उस आवेदन के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराएगा, इसकी गारंटी देता है। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए उद्देश्य में। एक पॉइंट ये था 100 दिवस की गारंटी देता है। दूसरा पॉइंट क्या है? 15 दिवस के भीतर, ठीक है, जब भी आवेदन करता है, आवेदन किया उसके 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराएगा। क्लियर? इतना समझ गए? चलो, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, चलो इधर देखिए। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ये 100 दिन का अकुशल श्रम तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन यही यदि कोई भारत सरकार का वन अधिकार पत्र धारक है, ठीक है, अनुसूचित आदिवासी परिवार के कोई वन अधिकार पत्र धारक है, तो उसको क्या करेगा, ये 50 दिवस के अतिरिक्त, सॉरी 100 दिन के अतिरिक्त 50 दिन की मजदूरी का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन याद रखना, उस परिवार के पास वन अधिकार पत्र अधिनियम 2006 के द्वारा भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना। एक बार फिर से सुनिए, ये अधिनियम क्या बोलता है? 100 दिन का रोजगार गारंटी देगा, ठीक है, लेकिन यहीं पे क्या बोला कि भारत सरकार ने एक योजना लाया कि कोई ऐसे आदिवासी परिवार, कैसे आदिवासी परिवार जिनका नाम जो है इसमें वन अधिकार पत्र धारक अधिनियम 2006, 6 को याद रखना। एक हाँ देखो, वन अधिकार, वन के वन भूमि है ना, उसमें अधिकार के बारे में, ठीक है, उसमें बहुत सारे वन अधिकार पत्र देते रहता है ना, हमारा राज्य सरकार देते रहता है आए दिन, ठीक है, आर्थिक सर्वे में उसको पढ़ोगे अब कितने लोगों को दिया ऐसे बोल के, ठीक है, वो अधिनियम जो बनाना वो 2006 का है। तो इसी का हम लोग पढ़ रहे हैं 6। तो देखो एक बार फिर से, भारत सरकार ने देखो 100 दिन का रोजगार बोला, ठीक है, 100 दिन का रोजगार बोला, लेकिन भारत सरकार ने बोला कि ऐसे कोई आदिवासी परिवार जो वन अधिकार पत्र धारक हो, ठीक है, और वन अधिकार पत्र धारक हो, और उसके बारे में बोला कि 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त मजदूरी दिया जाए। लेकिन उस कंडीशन उन्होंने कहा कि उस परिवार के पास, ठीक है, उस परिवार के पास, ठीक है, वन अधिकार पत्र धारक अधिनियम 2006 के द्वारा प्राप्त भूमि के अतिरिक्त
कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। अगर कोई अन्य निजी संपत्ति है मतलब नहीं मिलेगा आपको 50 दिन का। ठीक है, कोई अन्य निजी संपत्ति नहीं है, सिर्फ क्या संपत्ति आपके पास, वन अधिकार पत्र धारक अधिनियम 2006 के तहत जो भूमि आपको मिला है सरकार से, वही बस आपके पास है और उसी में आप जीवन यापन कर रहे हैं। तब 100 दिन के मजदूरी के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त मजदूरी आपको दिया जाए। क्लियर, इतना समझ गए बात? समझ गए ना? ये भारत सरकार की योजना है, ना कि राज्य सरकार की, ना बता रहे। लेकिन यहीं पे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, अब ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कर दिया यहां पे, ये देखो ये वाला पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया 2013-14 से ये जो 100 दिन का है ना, उसको बढ़ा के 100 दिन को बढ़ा के 150 दिन कर दिए। देखो, भारत सरकार ने 150 दिन किया है, लेकिन वो सिर्फ वन अधिकार पत्र धारक परिवारों के लिए, आदिवासी परिवार, ऐसे आदिवासी परिवार जिनका नाम वन अधिकार पत्र धारक अधिनियम 2006 के तहत आता है और उनके पास कोई निजी भूमि नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, उनके लिए 50 दिन का अतिरिक्त किया है भारत सरकार ने। लेकिन राज्य सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, ये 2013-14 से, याद रखना ये डेट, कब से, 2013-14 से 100 दिन के बदले 150 दिन का, और बोल दिया कि 50 दिन का अतिरिक्त जो मजदूरी दूंगा उसको अब मैं खुद करूंगा। कौन बोला? राज्य सरकार। ये 50 दिन का अतिरिक्त जो दिवस है, 50 दिवस का रोजगार पाने वाला जो है वह राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, उद्देश्य आप जब देखोगे तो कोई डाउट है क्या उद्देश्य में? पूरा क्लियर हो गया आपका? समझ गए? ठीक है, अब 2 मिनट रुको, थोड़ा से जल ग्रहण करने दो। चलिए, अब हम विशेषताएं के बारे में आते हैं कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। ठीक, इतना समझ गए? देखो, नोट्स नहीं बनाओगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि ना एडीओ का बेच का ना लगभग 80% आप ये जो ग्रामीण विकास और आजीविका है, गवर्नमेंट का ही डाटा पढ़ो, तो सारा पीडीएफ में ही पढ़ोगे। कुछ चीजें हैं जो मैं इधर वगैरह से इधर उधर से ढूंढ के जो पढ़ाऊंगा, उन्हीं चीजों को नोट करने की जरूरत है, नहीं तो ये आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मस्त उसी को थोड़ा से नोट बना, अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बनाओगे तो याद होगा। ठीक है, पहले पढ़ाते जाऊंगा फिर नोट्स भेजते जाऊंगा। चलो, अब आते हैं अधिनियम की विशेषताओं पे आते हैं। तो अधिनियम की विशेषताएं पे जब देखते हैं तो देखिए, पहले क्या बोला कि परिवार रोजगार कार्ड, मतलब जिसको जॉब कार्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात? तो देखिए, इसमें क्या बोला कि कोई भी रोजगार, कोई भी परिवार, ठीक है, जो रोजगार करने के, श्रम करने के इच्छुक है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेगा कि कोई भी इच्छुक परिवार, ठीक है, उन जिनके सदस्य या सदस्यों को जो वयस्क हो, जो रोजगार करने के इच्छुक हो, ठीक है, उनको जो है निवास स्थान और उम्र की समुचित जांच के बाद, ठीक है, एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा। अब ये जो जॉब कार्ड है कम से कम कितने साल का होगा? 5 साल के लिए। मतलब देखो, जैसे कि मेरा परिवार है, ठीक है, मेरे परिवार का अगर हम लोग जॉब कार्ड बनाते हैं तो जितने भी वयस्क सदस्य हैं उसमें नाम रहेगा, और वो जो जॉब कार्ड है वो 5 साल के लिए बनेगा, और 5 साल के बाद भी आगे करना है तो उसको नवीनीकरण कराने की आवश्यकता, क्या कराने की आवश्यकता है? नवीनीकरण कराने की आवश्यकता है। क्लियर, इतना समझिए बात? ठीक है, समझ गए ना? चलिए,
अब इसके बताते हैं 15 दिवस के भीतर रोजगार। तो इसको तो मैंने बता दिया है सेकेंड पॉइंट को। कैसे? जैसे कि कोई आवेदन करता है, आवेदन किया रोजगार के लिए, तो उनको 15 दिवस के भीतर क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्लियर? ये बताया हुआ हूं। चलिए, लेकिन याद रखना ना, अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है? आप जैसे कि मतलब बोलोगे कि आप मोटर मैकेनिक हो तो आपको मोटर मैकेनिक का काम मिले, नहीं। अकुशल शारीरिक श्रम, ऐसे श्रम जो अकुशल मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है? चलो, अब तीसरी बात आते हैं महिलाओं को प्राथमिकता। तो महिलाओं को प्राथमिकता के लिए तो इसमें याद रखना कि, चलिए सेकेंड पेज में आ जाता हूं पहले तो। चलो, अब इधर देखिए ध्यान से, महिलाओं को प्राथमिकता, तो इसमें क्या बोला गया है कि इस अधिनियम के तहत जो है ना, ठीक है, जो जॉब कार्ड धारक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस अधिनियम के तहत जो भी जॉब कार्ड धारक है, इच्छुक सदस्य हैं, जितने भी करना चाहते हैं, तो उसमें जो महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाए। और बोला गया क्या है इसमें, एकदम जो इम्पोर्टेंट चीजें है, कम से कम 1/3 सदस्य महिला महिलाओं को लाभान्वित हो। मतलब मान के चलो, ध्यान से सुनिए, अब 100 लोग आवेदन कर दिए, ठीक है, 100 लोग आवेदन किए हैं, अब उसमें से लोगों को देना है जहाँ काम, ठीक है, तो अब 100 में से पता चला कि उस ग्राम पंचायत के पास जो काम है वो अभी की स्थिति में 100 लोगों के लायक नहीं है, 50 लोगों के हैं। तो वो 50 में ऐसा नहीं कि 50 के पूरे पुरुष को ही दे दिया, तो जितने लोगों को काम मिलेगा उसमें से एक एक तिहाई महिला होना चाहिए, ऐसे बोला। ठीक है, तो यहाँ पे एक जब देखोगे, कम से कम 1/3 महिला लाभान्वित हो। ठीक है, इतना समझिए बात, कम से कम कितने? 1/3 महिला। 1/3, तो 1/3 को ही आप क्या बोल सकते हो? 33% बोल सकते हो। कितना प्रतिशत? 33%। यदि 1/3 नहीं लिखा है, 33% यदि लिखा है, तब भी सही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब हम आगे आते हैं तो ई मास्टर रोल के बारे में। तो ई मास्टर रोल के बारे में जब देखोगे, इस योजना के तहत अगर कहा जाए, पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जाता है। ई मतलब आपका डिजिटल, ठीक है, जिसको कोई भी कहीं से भी देख सकता है। अब उसमें अगर कहा जाए तो याद रखिएगा ध्यान से, मास्टर रोल जो है साप्ताहिक जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? साप्ताहिक जारी किया जाए। अभी मास्टर रोल के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ये सब चीज दिया हुआ है आगे जानकारी। ठीक है, तो देखिए, मास्टर रोल साप्ताहिक जारी किया जाता है और सप्ताह में एक दिवस अवकाश प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखना। मतलब 7 दिन का सप्ताह है तो 6 दिन का आपको काम मिलेगा, एक दिन छुट्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन की मास्टर रोल जो है कैसे जारी किया जाता है, क्वेश्चन आया तो साप्ताहिक जारी किया जाता है। और सप्ताह में कितने दिन का छुट्टी? एक दिन का छुट्टी, 6 दिन का छुट्टी देगा, एक दिन का छुट्टी दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उस पे आते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या प्रश्न? कि बेरोजगारी भत्ता, यहां से एक प्रश्न आता है बेरोजगारी भत्ता से। ठीक है, कैसे? इधर देखिए, एक प्रश्न हमने पढ़ा कि यदि हमें रोजगार चाहिए, मनरेगा के तहत आवेदन किए, तो कितने दिन के भीतर रोजगार? 15 दिन के भीतर रोजगार मिलेगा। अब बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? यदि आवेदन करने, जैसे काम के लिए मैंने मांग किया, काम के मांग के लिए आवेदन करने के 50, ये जो 15 दिन है, 15 दिन भीतर कार्य उपलब्ध यदि नहीं हुआ, तब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से देखो, काम के लिए आवेदन किए, आवेदन करेंगे तो 15 दिन के भीतर रोजगार मिलेगा, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि वो 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिला तब, तो 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता।
अब ये बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा? तो अब इधर देखिए ध्यान से, यदि 15 दिन के बाद रोजगार अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और प्रथम 30 दिन के लिए एक चौथाई जितना दर रहेगा उसका एक चौथाई, और उसके बाद 30 दिन के उपरांत आधा। मतलब एक तरह से कहा जाए, अगर कहा जाए अभी वर्तमान में 2024-25 की बात करूं, 2024-25 24-25 की बात करूं तो ये अभी 243 रुपए है रेट। पहले का और बताऊंगा, अभी आएगा समय। ठीक है, अभी वर्तमान में 2024-25 में 243 रुपए है। तो यदि आप मांग किए, आपके गांव गए, आपने मांग किया, ठीक है, और आपको नहीं मिला, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये 243 का, ठीक है, ये 243 का, ठीक है, 1/4 और 1/2, मतलब एक तरह से कहा जाए प्रथम 30 दिन, इधर देखिए, प्रथम 30 दिन हेतु 1/4, ठीक है, क्लियर, और उसके बाद 30 दिन हेतु 1/2, मतलब 243 रुपए जो है उसका 1/4 कर दो, 243 रुपए का 1/2 कर दो। ठीक है, समझिए मैम। ठीक है, तो एक बार फिर से चलो ये वाले लाइन पूरा कंप्लीट करते हैं। और इसके लिए क्या किया है राज्य सरकार ने? इसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 बनाया है, और इसी बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 के तहत आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, समझिए बात। चलिए अब एक बार फिर से, बेरोजगारी भत्ता ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा प्रश्न में यदि पूछा, तो पहले हम लोग आवेदन किए, काम के लिए, मांग के लिए आवेदन किए। अब आवेदन करने के कितने दिन बाद? 15 दिन के बाद यदि रोजगार नहीं मिला तब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाएगा? पहले प्रथम 30 दिन के लिए 1/4, 1/4 के दर से मिलेगा। उसके बाद 30 दिन के लिए 1/2 के दर से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और ये बेरोजगारी भत्ता देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 लागू किया है। इतना समझ गए बेरोजगारी भत्ता के बारे में? ठीक है, चलो। दो सेकंड। मेरी तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा से पानी प्यास ज्यादा लग रहा है। चलो अब आगे बढ़े, इतना समझ रहे हो? अब इसके बाद आते हैं हमारा टॉपिक पे क्या दिया है उसको देखते हैं ध्यान से। विलंबित मजदूरी दर, मजदूरी भुगतान करने के लिए मुआवजा। ठीक है, मतलब जैसे कि पहले समझ जाओ, जैसे कि आपको मजदूरी दर, काम किए और आपको पेमेंट नहीं मिला, लेट से मिल रहा है पेमेंट, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो उसके लिए भी योजना में, इस अधिनियम में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? तो देखिए, इसमें जो है महात्मा गांधी, ठीक है, नरेगा की धारा दो, धारा 3 के उपधारा 3, मतलब एक तरह से कहा जाए मनरेगा की एक्ट है, उसके धारा 3 की उपधारा 3, ठीक है, के अनुसार श्रमिक को, देखिए ध्यान से सुनना, के अनुसार श्रमिक को साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान करने का हकदार होगा। तो बताइए वो जो श्रमिक है उनका पेमेंट किस आधार पे आएगा? साप्ताहिक आधार पे। ठीक है, साप्ताहिक आधार, साप्ताहिक आधार पे आएगा। और जो मास्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
ठीक है, देखिए किया जाएगा आवश्यक है, ऐसे बोला, एक बार फिर से लिखिए। मनरेगा की धारा 3 की उपधारा 3 के अनुसार, ठीक है, कि श्रमिक जो है साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा। किस आधार पर? साप्ताहिक आधार, अर्थात सप्ताह में 6 दिन काम है, 1 दिन छुट्टी है, तो वो 6 दिन का पेमेंट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब मास्टर रोल बंद हुआ उसके 15 दिन, याद रखना, उसके 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। क्लियर हो गया? समझिए बात। अगर मास्टर रोल के 15 दिन बंद होने के मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं होता, कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर यदि भुगतान नहीं होता, तो इस अधिनियम, जो मनरेगा अधिनियम है, इसके अनुसूची 2 के पैराग्राफ 29 के 1 के अनुसार मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से विलंब शुल्क, ठीक है, विलंब के लिए भुगतान न की गई, ठीक है, मजदूरी राशि पर विलंबित मजदूरी के प्रतिदिन 0.05% की दर से मुआवजा देना होगा। मतलब अब देखो, इसको पूरा बता रहा हूं, कहानी एकदम आराम से, इजी है। मुआवजा कैसे? तो सुनिए, मनरेगा एक्ट की धारा 3 धारा 3 के अनुसार श्रमिक जो है साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का हकदार है। अब मजदूरी कैसे मिलेगा? मास्टर रोल बंद होने के 15वें दिन के भीतर इनको मिलने का हकदार है। ठीक है, अगर ये मास्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर नहीं मिला, तो 16वें दिन से इनको विलंब, जितना भी राशि का विलंब हुआ है, उस राशि का 0.05% की दर से, ठीक है, इनको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, समझिए बात। और ये किसके अनुसार मिल रहा है? कि ये मनरेगा एक्ट के अनुसूची 2 के पैराग्राफ 29(1) के अनुसार, ठीक है, मनरेगा अधिनियम जो है उसके अनुसूची 2 के पैराग्राफ 29(1) के अनुसार ये 0.05% की दर से मुआवजा किस दिन से मिलेगा? 16वें दिन से। ठीक है, 16वें दिन से मुआवजा मिलेगा। क्लियर? 15 दिन के भीतर मिलेगा, अगर नहीं मिला तो 16वें दिन से मुआवजा मिलना चालू होगा। और कितना प्रतिशत की दर से? 0.05, मतलब एक तरह से कहा जाए आपको ब्याज मिल रहा है आपका जितना पेमेंट है उसका। ठीक है, समझ गए बात? इतना समझिए ना। चलो, अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, इसके लिए क्या प्रावधान है? तो देखो, ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर बना रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण की योजना अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस मनरेगा के तहत लाभ मिलता है। अतिरिक्त लाभ है ना, ये याद रखना। मतलब देखो, मैं अगर घर बना रहा हूं तो मुझे जो 100 दिन का रोजगार प्लस राज्य सरकार की तरफ से 50 दिन अतिरिक्त वो जो मिला है ना, उसके अतिरिक्त 90 मानव दिवस, मतलब 90 लोगों का मजदूरी मिलेगा। समझ गए कि मैं इसको काम पे रखा हूं, ऐसे बोल के बोलूंगा तो वो 90 लोगों का मजदूरी मिलेगा। लेकिन वही यदि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की बात है तो 95 मानव दिवस, ठीक है, कार्य का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अतिरिक्त मतलब उस कार्य के अलावा एक्स्ट्रा काम। समझ गए बात? तो ये कब मिलेगा? यदि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, क्या? हाँ, वो प्रधानमंत्री आवास योजना चल ही रहा है अभी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यदि मैं आवास निर्माण कर रहा हूं, तो यदि मैं सामान्य क्षेत्र का हूं, तो सामान्य क्षेत्र का हूं तो मुझे 90 मानव दिवस अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में तो 95 मानव दिवस अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब उतने 90 मानव दिवस का जो पैसा बनता है वो पैसा मुझे मिलेगा अतिरिक्त, अगर सामान्य क्षेत्र में हूं तो। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हूं तो 95 मानव दिवस का, जो मानव दिवस बोले तो 95 व्यक्ति, उसका जो मजदूरी मिलेगा वो। ठीक है, इतना समझ गए बात? चलो,
अब आते हैं मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसमें याद रखना, ये जो मजदूरी एवं सामग्री का जो भुगतान है वह जो है व्यय राशि का मजदूरी पर न्यूनतम 60%, ठीक है, मजदूरी मिलेगा, और सामग्री का अधिकतम 40% रखे जाने, मतलब एक तरह से कहा जाए ये जो है 60:40, मतलब ये जो 60 है आपको वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, और 40 जो है ये आपको सामग्री के रूप में मिलेगा, ठीक है। अभी तो नहीं मिलता है, लेकिन पहले के अभी भी मिलता है, लेकिन अभी सरकार पैसा ही दे देता, पहले बताओ पैसा मिलता था, धान मिलता था, सॉरी धान बोल डाला, चावल, गेहूँ, ये सब सामग्री के रूप में मिलता था। तो ये प्रावधान है कि इसमें जो है व्यय जितना भी राशि है उसके न्यूनतम 60% मिलेगा, ठीक है, क्या वेतन के रूप में, और सामग्री पर अधिकतम 40%, ठीक है। तो याद रखना, उधर न्यूनतम 60% बोला है राशि, अधिकतम 40% बोला है सामान, ठीक है, न्यूनतम 60% राशि, अधिकतम 40% सामान, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सामान दे दिया आपको, या ठीक है समझिए बात। तो इसका यहाँ पे न्यूनतम देगा ही, 60% देगा ही, अधिकतम पूरा पूरा पैसा दे देगा चल जाएगा, लेकिन न्यूनतम 60% तो पैसा देगा ही राशि, ठीक, देखो पूरा दे दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां बोला है कि अधिकतम 40% सामग्री बोला है, तो न्यूनतम कितना प्रतिशत सामग्री नहीं बोला है, समझिए बात, न्यूनतम कितना प्रतिशत सामग्री शब्द नहीं बोला है, बोला क्या है अधिकतम 40% तक सामग्री होना चाहिए, लेकिन वही राशि के बारे में बोला है न्यूनतम 60%, मतलब जितना आपका जो राशि बन रहा है, मजदूरी बन रहा है श्रमिक का, उसका न्यूनतम 60% राशि के रूप में तो देना ही पड़ेगा, पूरा दे दिया तो कोई बात नहीं, बट न्यूनतम 60% तो देना ही पड़ेगा, और अधिकतम 40% का सामग्री। क्लियर, इतना समझ के बाद अब आते हैं आगे। तो चलिए इधर देखो, न्यूनतम मजदूरी दर, ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी दर पे जब आते हैं तो इसमें आपको दो तीन डाटा को याद करना, कैसे दो तीन डाटा को याद करना है, चलो इधर देखो, अभी अभी यहाँ पे क्या बोला है 2023-24 के लिए 221 रुपए है ना। हाँ चलो इधर देखिए, चलो इधर देखिए, 2000, बड़ा कर देता हूँ, 2022-23, 2023-24, 2024-25, ये तीन डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझिए बात, ये तीन डाटा याद रखना पड़ेगा, और ये तीन डाटा में क्या क्या चीजें याद रखना है, तो जिसमें आपको अच्छे से याद रखना, 2022-23 के लिए 204 रुपए थे, ठीक है, 2022-23 के लिए क्या 204 रुपए, इसको अलग कलर में कर देता हूं ताकि याद रहे आपको, दिखे स्पष्ट, 204 रुपए, 204 रुपए 2022-23 के लिए, वही अगर 23-24 की यदि बात करें तो अभी कितना बताया हो, 221 रुपए बताया हो, लेकिन वही 2024-25 में अभी कितना हो गया है, 243 रुपए, ठीक है, ये तीनों डाटा, क्योंकि देखो प्रश्न में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता, ठीक है, समझ की बात है, क्यों देखो ध्यान से, जब आप मनरेगा अधिनियम का, स्पेशली मनरेगा अधिनियम का जब प्रतिवेदन निकालोगे, प्रतिवेदन पढ़ोगे, तो वो हमारे पास है 2022-23 का,
लेकिन शासन का प्रतिवेदन जब निकालोगे तो हमारे पास है 23-24 का। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है 24-25 का। ठीक है, तो इस साल तीनों डाटा को याद रख लेना, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा 2022-23 में अगर कहा जाए, 2022-23 में न्यूनतम मजदूरी दर जो है, निर्धारित मजदूरी दर जो है मनरेगा का 22-23 में 204 रुपए। ठीक है, अगर वही देखा जाए 23-24 में अगर कहा जाए तो कितना है, 221 रुपए। लेकिन वही कहा जाए 24-25 में, तो 24-25 में कितना है, 243 रुपए। ये बहुत आईएमपी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आए दिन आ सकता है, उम्मीद है। ठीक है, इतना समझ के बाद अब यहीं पे जो सरकार ने जो किया है ना, उसके बारे में आते हैं। कैसे, इधर सुनिएगा कि अभी 2024 में ही सरकार ने एक राजपत्र जारी किया, 27 मार्च 2024 को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अब इधर देखिए सरकार ने क्या किया। 27 मार्च 2024। ठीक है, बड़ा कर देता हूं। 27 मार्च 2024 को, ठीक है, एक राजपत्र प्रकाशित किया। और इस राजपत्र के अनुसार जो है मनरेगा का जो मजदूरी दर, मनरेगा का मजदूरी दर को जो है वो निर्धारित किया और बताया। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से सुनना। जैसे कि अधिकतम किस राज्य का अधिकतम है, ये एक संभावना क्या पता दे दे। न्यूनतम किस राज्य का न्यूनतम है, ये देख लेते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का कितना है, और छत्तीसगढ़ के साथ कोई और राज्य का है क्या जिसका छत्तीसगढ़ के जैसा है। ठीक है, इतना समझ गए बात, समझ गए ना। तो देखिए इसमें जब देखोगे तो अधिकतम यदि कहा जाए, हरियाणा का है 374। कितना रुपए है बताइए, 374 हरियाणा का। और सिक्किम के 3 जिला, मतलब सिक्किम का अगर कहा जाए कम, लेकिन सिक्किम में जो 3 जिले जो है स्पेसिफाई किया गया है, उन 3 जिलों में भी 374 रुपए है। तो देखिए अगर कहा जाए अधिकतम यदि कहा जाए किस राज्य का है, तो एक तो हरियाणा है, हरियाणा है। हरियाणा का कितना है, 374 रुपए। देखो छत्तीसगढ़ का कितना कम है, देखो कितना है, 243 रुपए। 243 है ना छत्तीसगढ़ का। ठीक है, लेकिन हरियाणा का देखो कितना है, 374 रुपए। हरियाणा के साथ साथ सिक्किम का भी है, याद रखना, सिक्किम का भी है। लेकिन सिक्किम में दो चीजों के बारे में बताया है। जैसे कि अगर सिक्किम का नॉर्मली यदि सिक्किम की बात करें तो 249 है। लेकिन सिक्किम में 3 जिले ऐसे हैं, उस जिले का नाम बताऊंगा। 3 जिले ऐसे हैं जिसका नाम है, सॉरी 3 ग्राम पंचायत, जिले नहीं, 3 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिनका नाम है ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन। ये 3 ग्राम पंचायत में 374 है। तो अगर जिला अगर पूछेगा, राज्य यदि पूछता है कहां ज्यादा है, तो हरियाणा में ही लगाना। ठीक है, देखो सिक्किम के 3 जिले कौन कौन से लिख देता हूं। ज्ञानथांग, ज्ञानथांग एक हो गया। दूसरा जिले ने ग्राम पंचायत लाचुंग और लाचेन, लाचुंग और लाचेन। ये 3 ग्राम पंचायत ऐसे हैं सिक्किम का जहां 374 है। ठीक है, लेकिन हरियाणा, पूरे हरियाणा का 374 है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ का कितना है बताइए तो। 243 है छत्तीसगढ़ का। एमपी का भी 243 है, ये याद रखना। ठीक है, इतना समझिए बात। अब ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे कम है, तो उसमें सबसे कम में याद रखिएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागालैंड याद रखना। न्यूनतम मजदूरी की बात अगर करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी में याद रखिएगा नागालैंड,
और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और इसका कितना है 234 रुपए, इसका भी कितना है 234 रुपए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का 234 रुपए है, नागालैंड का भी 234 रुपए है। याद रखना ये सबसे कम मजदूरी दर है। ठीक है, तो कहाँ सबसे कम मजदूरी दर है, कहाँ सबसे अधिक, तो अधिक में हरियाणा लगा देना, सिक्किम का 3 ग्राम पंचायत को कहाँ लेगा वो। ठीक है, मैं तो बस डाउट आपका कभी पेपर में ना आ जाए बोल के बता दिया। आपको सिर्फ हरियाणा को ही बस लेना है, हरियाणा बस को लेना है 374 सबसे अधिक। सबसे कम ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों संयुक्त रूप से है 334 रुपए। लेकिन वही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों का सेम है। ठीक है, ये 234 है, ये अपना 243 है, 243। इतना समझ गए बात, न्यूनतम मजदूरी वाला कहानी समझ गए, समझ गए ना। बहुत आईएमपी। ठीक है, तो चलो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, रेस्ट कर लेते हैं अभी। ऑनलाइन वाले भी इसको नोट कर लीजिए, अभी वाला। चले हो गए, चलिए अब आगे आते हैं, ये हो गया काम। तो देखो हम लोग कहाँ तक पढ़े इसमें, तो देखिए ये न्यूनतम मजदूरी दर तक हो गया। ठीक है, हो गया न्यूनतम मजदूरी दर। अब आते हैं देखिए बेयर फूड टेक्नीशियन प्रणाली। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बीएफटी क्या है। तो बीएफटी का फुल फॉर्म याद रखना, बेयर फूड टेक्नीशियन प्रणाली है। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है। ठीक है, तो इसके तहत याद रखना निर्माण कार्यों में, किसमें, निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए इसका चयन किया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, तो जो निर्माण सहायक है ना, तकनीकी सहायक जो है निर्माण कार्यों के लिए, उनको ना 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो तकनीकी सहायक है उसको 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ग्राम पंचायत में अच्छे से काम हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस प्रणाली से ग्राम पंचायतों का परिणाम। मतलब इसमें याद रखना ये जो भुवन पोर्टल है ना, इसको याद रखना। ठीक है, भुवन पोर्टल हो गया, गूगल अर्थ प्रो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे ग्राम पंचायत में ना, यदि हम ग्राम पंचायत में जैसे कि तालाब का खुदाई करा, तो वो उसका जियोग्राफिकल जो है सिस्टम से उसका पूरा लोकेशन दिखाया जाता है कि इस लोकेशन पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है, पूरा दिखता है। मतलब कोई मॉनिटरिंग करेगा, निरीक्षण करेगा ना, तो अपने ऑफिस से बैठ के पूरा निरीक्षण करता है कि कहाँ पे काम हो रहा है एक्चुअल लोकेशन। ठीक है, तो ये सुविधा भी मनरेगा में है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ गए। अब इसके बाद याद रखना ना भुवन पोर्टल में। ठीक है, और इसके लिए याद रखना कि जियो ट्रैकिंग की सुविधा वही चीज है। अब जियो ट्रैकिंग जो है किसके माध्यम से होता है, बस इसको याद रखना, एनआरएससी के माध्यम से। अभी एनआरएससी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, ये आपका जीआईएस प्रणाली जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसको मोबाइल के माध्यम से भी अपडेट किया जा सकता है। तो ये किसके माध्यम से, ये क्वेश्चन याद रखना ना, जियो ट्रैकिंग किसके माध्यम से,
एनआरएससी के माध्यम से। एनआरएससी क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नाम क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्लियर? इतना समझिए बात। चलो, अब इसके बाद हम आते हैं आगे। चलो, अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए रोजगार। तो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार में क्या है? उनके आवेदन अगर करता है तो इसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये दिया है योग्यता और क्षमता के अनुसार। विकेंद्रीकृत, अगला विशेषता क्या है? विकेंद्रीकृत कार्य योजना। तो विकेंद्रीकृत कार्य योजना के में इसके अंतर्गत याद रखना कि इसके अंतर्गत किए जाने वाले जो कार्य है सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट, ग्राम मान बनाए जाते हैं। मतलब प्रत्येक गांव में उनका जो ग्राम पंचायत है वह अपना प्रोजेक्ट निर्धारित करता है। ठीक है कि हम हमारे गांव में इस काम में हम लोग इस साल करेंगे। ठीक है, तो उसी को बोला गया सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम वार। तो ये जैसे कि बोला क्या गया है, विकेंद्रीकृत कार्य योजना है। तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्या होता है इसको जान लीजिए। केंद्रीकृत किसको बोलते हैं? अगर एक ही बॉस है, यहीं से सारे डिसीजन हो और सारे जगह लागू, इसको बोलते हैं केंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत क्या होता है? हर जगह अपने स्तर पे डिसीजन ले, अपने कार्यों का डिसीजन ले, उसको बोला जाता है विकेंद्रीकृत। तो इसमें क्या बोला है? गांव स्तर पे ग्राम वार, देखो ये बोला है ग्राम वार बनाए जाते हैं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट। और ग्राम पंचायत सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का रखने वाला होता है। ठीक है, मतलब ग्राम वार ही इन लोग अपना प्रोजेक्ट निर्धारित करते हैं कि भैया हम लोग तालाब का खुदाई करवाएंगे, इस साल की नहर का खुदाई कराएंगे, ये क्या कराएंगे। ग्राम पंचायत में ही, ग्राम सभा में ही सारा काम हो जाता है। प्रस्ताव रखा जाता है, पारित होता है, फिर काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कार्यों का निगरानी। तो कार्यों का निगरानी जो है ये राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, विकास खंड स्तर पे अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इतना समझिए बात। अब इसके बाद आते हैं आगे। तो देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मातृत्व भत्ता। तो मातृत्व भत्ता कब से? तो मातृत्व भत्ता याद रखना, 2000 वर्ष 2013-14 से मातृत्व भत्ता योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2013-14 से यदि कोई गर्भवती महिला श्रमिक है जो 12 वर्ष में, विगत 12 वर्ष नहीं, सॉरी, विगत 12 माह में 50 दिन या उससे अधिक दिन कार्य की है, तो उसे मातृत्व भत्ते के लिए 1 माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। और ये 1 माह का मजदूरी का जो राशि है राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। चलो एक बार फिर से देखिए, मातृत्व भत्ता के बारे में आते हैं। तो मातृत्व भत्ता के बारे में क्या बोला? तो मातृत्व भत्ता के बारे में बोला कि राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 2013-14 से, ठीक है, 2013-14 से यदि कोई गर्भवती महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 माह अर्थात 1 वर्ष में 50 दिन या उससे अधिक दिन का काम की, कितने माह में? विगत 12 माह, विगत 12 माह में अर्थात विगत 1 वर्ष में 50 दिन या उससे अधिक दिन काम की है, तो उसे 1 माह का मातृत्व भत्ता दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। और ये मातृत्व भत्ता का पेमेंट कौन देगा? राज्य सरकार वहन करे। क्लियर? इतना समझिए बात। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं कार्य स्थल पर क्या है सुविधा। तो कार्य स्थल पर सुविधा के बारे में देखते हैं। तो सुनिए, कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं। तो देखिए इसमें क्या बोला कि पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए। एक देखना मनरेगा में ना कई लोग गांव में देख रहे हैं, कई लोग पानी पिलाते हैं, तो वही पेयजल व्यवस्था। छाया है तो शेड बना होना चाहिए। भाई धूप है, धूप के गर्मी के दिनों में काम होता है, तो एक वहां पे शेड भी बने हो जहाँ पे किसी को गर्मी धूप वूप लगे, बहुत ज्यादा धूप लगे, अच्छा न लगे, स्वाद जाके बैठ सके। तो देखो क्या चीज सुविधा है?
कार्य स्थल की बात हो रहा है, जहां पे काम हो रहा है, जैसे तालाब का खुदाई कर रहे हैं वहां की बात। तो वहां पे पेयजल व्यवस्था, छाया हेतु शेड होना चाहिए, प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो देखना गांव के मितानिन लोग गए रहते हैं लोग, ठीक है, तो प्राथमिक उपचार सुविधा होना चाहिए। और मजदूरों के 5 वर्ष से यदि कम आयु के 5 से अधिक बच्चे हैं तो एक शिशु घर की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब देख रेख करने के लिए वहां पे ना आया है। देखो एक बार फिर से क्या बोला, मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे यदि वहां पे हो गए तो एक शिशु घर की भी व्यवस्था करेगा। ठीक है, समझ के बाद इतना। तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं आज, क्योंकि आज पहला दिन है तो ज्यादा थोड़ा सा नहीं खींचते हैं। ठीक है, कल ये मनरेगा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अधिक बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अगर पढ़ाने को बोलो तो इतना में भी सफिशियंट है, लेकिन इतने में काम नहीं होगा। पूरा गवर्नमेंट डाटा में जितना एक्ट में भरा हुआ है सारे चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन वाले कल मिलते हैं हम लोग। ऐसी देरी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के बीच पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा दिन का भी नहीं है, लगभग 2 महीना में आपका ग्रामीण विकास अब आजीविका कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, 1 महीना में ग्रामीण विकास और 1 महीना में आजीविका मान के चलिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही। एडीओ का कंप्लीट क्लास भी है।